हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अमानत हैरानी से रेयान की तरफ देख रही थी। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करना तो दूर की बात, मुझे तुम्हारा ऑर्डर सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दूर हटो यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना है। रेयान हंसा और बोला, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी बीवी। अमानत उसके मुंह से बीवी शब्द सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये बार बार मुझे बीवी कहना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ। ऐसे ही मांग भर देने से शादी नहीं हो जाती। रेयान तुरंत बोला, लेकिन सब लोग हमारी शादी को मान चुके हैं और मैंने तो सर्टिफिकेट भी बनवा लिए हैं। अब तो कोई भी हमारी शादी को चैलेंज नहीं कर सकता। अमानत हैरानी से बोली, कैसा सर्टिफिकेट। रियान हंसा और बोला, मैरिज सर्टिफिकेट बीवी, और कौन सा सर्टिफिकेट बनाऊंगा। अभी हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। अमानत गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोली, बकवास बंद करो। ये हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेबी है। इसे बार बार अपना बच्चा कहना बंद करो। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो इसे अपना बच्चा ही कहूँगा। अब तुम जल्दी से ये जूस फिनिश करो, उसके बाद शावर लेना और फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलना है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठने लगा। अमानत गुस्से से बोली, पहले मुझे बताओ कि तुमने कौन सा सर्टिफिकेट बनाया है। रेयान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले जूस फिनिश करो। कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ जूस का गिलास अमानत की तरफ बढ़ाया। अमानत फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो रेयान। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। तुम इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, तुम जूस फिनिश कर रही हो या फिर मैं तुम्हें बताऊं कि जबरदस्ती होती क्या है। अमानत उसे चैलेंज करते हुए बोली, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये जूस नहीं पीऊंगी। इतना कहकर उसने अपना चेहरा घुमा लिया। अमानत की अगले ही पल आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि रेयान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। अमानत गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे रेयान, ये क्या कर रहे हो तुम। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें गोद में उठाया हुआ है और तुम्हें शावर के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या इससे ज्यादा अब तुम्हें कुछ और जानना है। अमानत गुस्से होते हुए बोली, मेरे साथ शावर नहीं लेना। रेयान लंबी सी स्माइल के साथ बोला, लेकिन मुझे तो लेना है। इतना कहते हुए वो उसे वॉशरूम के अंदर ले आया था और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अमानत तुरंत वहां से जाने लगी। रेयान उसके सामने आया और अपना एक हाथ दीवार पर और दूसरा अमानत के पीछे से दीवार पर रखकर उसने अमानत को एक कदम भी आगे बढ़ने से रोक दिया। अमानत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इस तरह से जबरदस्ती करोगे मेरे साथ। रेयान मुस्कुराया और बोला, मैं करना नहीं चाहता जबरदस्ती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अमानत दांत पीसते हुए बोली, तुम बहुत पछताओगे रेयान, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। रेयान बेफिक्री से बोला, पछताना पड़ेगा तो पछता लूंगा, फिलहाल तो तुम पछताओगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इतना कहकर उसने तुरंत शावर ऑन कर दिया। अगले ही पल अमानत शावर के पानी से भीगने लगी। वो एक बार फिर से अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन रेयान अब उसके और भी करीब हो चुका था। अमानत पीछे दीवार से लग गई। वो रेयान को घूर रही थी। वहीं रेयान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो उसके अट्रैक्टिव से चेहरे को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसका रंग थोड़ा लाल होता जा रहा था। वहीं अमानत गुस्से से लाल हो रही थी।
रेयान उसके ऊपर झुका और बोला, आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ जूस फिनिश करोगी या नहीं? अमानत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, नहीं करूँगी। अगर तुम जिद्दी हो ना रेयान, तो अमानत ठाकुर भी बहुत जिद्दी है। रेयान हंसा और बोला, होगी अमानत ठाकुर बेशक से बहुत जिद्दी, लेकिन अब तुम अमानत रेयान सिंह राठौर हो और अमानत रेयान सिंह राठौर भी जिद्दी हो, चलेगा, लेकिन रेयान सिंह राठौर के सामने उसकी जिद बिल्कुल नहीं चल सकती। अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। रेयान ने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठाया और उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आया। अमानत अपने आप में सिमटने लगी थी, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो गीले हो चुके थे और उसके क्लीवेज रिवील हो रहे थे। अमानत ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेयान उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन रेयान उसकी तरफ देखकर भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो अमानत को बाहर लेकर आया और उसे रूम के बीचों बीच खड़ा किया। अमानत गुस्से से बोली, मुझे कपड़े चाहिए। रेयान मुस्कुराया और बोला, मिलेंगे ना बीवी, तुम्हें जैसे कपड़े चाहिए वैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें जूस फिनिश करना होगा। अमानत ने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेयान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अपनी जिद मनवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बीवी। अब तुम देखो, तुम्हें अपनी जिद पर रहना है या फिर मेरी जिद माननी है। अमानत ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। जूस वो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती थी। वो जानती थी कि अपने बच्चे के लिए उसे अच्छे से खाना पीना है, लेकिन इस वक्त उसके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और ऊपर से रेयान की हरकतें उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। रेयान मुस्कुराया और बोला, बताओ बताओ बीवी, क्या करना चाहती हो तुम? यूं ही गीले कपड़ों में रहना चाहती हो या फिर जूस फिनिश करोगी? अमानत अभी भी अपनी जिद पर अड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं इन्हीं कपड़ों में रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिद बिल्कुल नहीं मानूंगी। रेयान हंसा और बोला, वेरी गुड, तुमने प्रूव कर दिया कि रेयान सिंह राठौर की बीवी बनने के लिए तुमसे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। चलो अब यूं ही ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अमानत को अपनी गोद में उठा लिया। अमानत की आंखें हैरत में फैल गईं। वो इस रूम में तो इन गीले कपड़ों में रह सकती थी, लेकिन सबके सामने ऐसे गीले कपड़ों में जाना वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उसके हाथ रेयान के सीने पर थे और वो हैरानी से रेयान को देख रही थी, जो उसे रूम से बाहर लेकर जाने वाला था। जैसे ही रेयान उसे दरवाजे तक लेकर आया, वो तुरंत बोली, मैं जूस पीने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरा जूस फिनिश कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरे कपड़े दे दो। रेयान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अमानत की तरफ देखते हुए बोला, वेरी गुड डिसीजन बीवी। इतना कहकर वो उसे वापस लेकर आया और वहीं रूम के बीचों बीच खड़ा किया। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ जूस का गिलास उठाया और फिर अमानत की तरफ बढ़ाया। एक बार फिर से अमानत रेयान के सामने हार गई थी। कल रात भी उसने उसे यूं ही जूस और फ्रूट फिनिश करवाया था, और आज एक बार फिर से वो रेयान से हार चुकी थी। उसने रेयान के हाथों से जूस का गिलास लिया और उसे पूरा फिनिश किया। रेयान के चेहरे की वो स्माइल देखकर अमानत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। रेयान ने उसे क्लोजेट में से एक मैक्सी ड्रेस निकाल कर दी। अमानत उस ड्रेस की तरफ देखकर हैरानी से बोली, ये क्या है? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। रेयान उसके थोड़ा करीब आया और बोला, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए, और आज से तुम घर पर ऐसे ही कपड़े पहनोगी। जब मेरे साथ डेट पर, शॉपिंग पर, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी तो कुछ भी पहन सकती हो, लेकिन फिलहाल घर पर तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। इतना कहकर उसने वो ड्रेस अमानत के हाथ पर रख दी।
अमानत गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रेयान हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, अगर तुम खुद ही ये ड्रेस नहीं पहन सकती तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और यू नो व्हाट आई मीन। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर अमानत की आंखें हैरत में फैल गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि रेयान उसे ऐसा कुछ कहेगा, और उसकी ड्रेस की जिप को हल्का सा नीचे किया था। अमानत ने तुरंत उसे धक्का दिया और बोली, सोचना भी मत, अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं। रेयान मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो बीवी, पति हूं मैं तुम्हारा, तुम पर हक है मेरा, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम दे रहा हूं तुम्हें। अब जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ और फिर ब्रेकफास्ट के लिए मेरे साथ चलो। और नीचे जाकर अगर यूं ही गुस्सा और जिद दिखाई तो तुम जानती हो फिर मैं क्या करूंगा। इतना कहकर रेयान ड्रेसिंग रूम में चला गया। अमानत बस उसे जाते देखती रह गई। शेखावत मेंशन। अति और आरजू ब्रेकफास्ट की तैयारी करवा रही थी। तभी सीढ़ियां उतरते हुए अहान नीचे आया। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधा मेंशन से बाहर जाने लगा। आरजू ने उसे आवाज लगाते हुए रोका। आरजू की आवाज सुनकर अहान के कदम रुक गए। तभी तक्षक और जश्न भी अपने अपने कमरे से बाहर की तरफ आए। आरजू अहान के पास आई और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? अहान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आज पहली बार तो जा नहीं रहा, रोज जाता हूँ ऑफिस, आज भी तो जाना ही होगा। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? आरजू थोड़ा हड़बड़ा गई। बात तो अहान की सही थी। वो रोज ऑफिस जाता था और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो रोज ब्रेकफास्ट करके ही जाता था। कभी ब्रेकफास्ट करके जाता था और कभी बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला जाता था। पर आज आरजू उसे रोक रही थी, क्योंकि उसे अहान और जन्नत को करीब लाना था। तभी जन्नत भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। इस वक्त उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्याली को भी आरजू ने कमरे में फ्रेश होकर आने के लिए कहा था। वो भी इस वक्त बाहर आई। आरजू अहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम रोज ऑफिस जाते हो, वो मुझे पता है, लेकिन अब से तुम बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस नहीं जाओगे। अहान की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, स्नोफ्लेक प्लीज कोई ड्रामा करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं पहले जैसा था वैसे ही अभी रहने वाला हूँ। ना आप मुझे बदलने की कोशिश कीजिए, मैं खुद को बदल सकता हूँ। आरजू कुछ कहती उससे पहले ही जश्न बोला, आज तक ब्रेकफास्ट के बिना ऑफिस जाते थे क्योंकि तुम अकेले थे और तुम अकेले कहीं भी कुछ भी खा सकते थे। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें इस घर का रूल बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर कपल्स सुबह का ब्रेकफास्ट एक दूसरे के साथ करते हैं। अहान जश्न की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने हमेशा से ही आरजू को तक्षक के साथ और अति के साथ जश्न को ब्रेकफास्ट करते देखा था, लेकिन ऐसा कोई रूल है ये उसे आज तक तो नहीं पता था। वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ना, लेकिन मैं ऐसे किसी रूल को नहीं मानता। जश्न डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। इस घर में मेरे रूल हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, तो तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे। अहान गुस्से से बोला, मैं आपका रूल फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ ब्रेकफास्ट करूँगा ये सोच भी मत लीजिएगा। बोलते हुए अहान की नज़रें जन्नत पर थीं। अहान की बातें सुनकर सबसे ज़्यादा हैरान प्याली हो रही थी। जन्नत डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। अहान वहां से जाने लगा। तभी अति की आवाज़ वहां पर गूंज उठी, ठीक है, अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जन्नत भी तब तक डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ सकती जब तक तुम उसके साथ नहीं बैठोगे। मेरे जशन जी का रूल और कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए उनकी हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अहान की आंखें बड़ी हो गईं।
वहीं जन्नत तो बस सबकी तरफ देखती ही रह गई। अहान जन्नत को देखकर मुस्कुराया और उसके पास आया। जन्नत की धड़कन तेजी से बढ़ गई। आरजू और अति के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी। अहान जन्नत के बिल्कुल करीब आकर बोला, भूख लगी है तुम्हें? जन्नत कुछ बोल ही नहीं पाई। अहान ने उसके हाथ को अपने हाथ में थामा और हल्का सा उसके हाथ को सहलाते हुए बोला, बताओ ना, भूख लगी है तुम्हें? जन्नत ने हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाया। अगले ही पल अहान ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, अगर ये लोग खाना दें तो खा लेना, वरना भूख से मर भी जाओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर जन्नत की आंखों में नमी तैर गई। वो एकदम सुन्न बस अहान की तरफ देखती ही रह गई। अहान ने अति और आरजू की तरफ देखा और बोला, वैसे ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन ये ड्रामा अगर किसी और के सामने किया होता तो ज़्यादा बेटर होता। मैं पागल बनने वालों में से नहीं हूँ। इतना कहकर अपनी पॉकेट में हाथ डाल अहान तुरंत वहां से चला गया। जसन ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। अति ने उसे गुस्से से देखा। जसन ने अपने कंधे उचकाए और बोला, जितना तुमने कहा था उतना मैंने कर दिया, लेकिन बेबी डॉल तुम भूल रही हो, वो भी शेखावत है। इतना कहकर जसन अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तक्षक आरजू के पास आया और बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि अहान तुम्हारी इन सब बातों में आ जाएगा? वेरी सिली स्नोफ्लेक। आरजू ने उसे घूर कर देखा। तक्षक की मुस्कुराहट उसे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी। तक्षक ने उसके कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, वैसे रूल अच्छा बनाया तुम लोगों ने। क्या सच में ये रूल फॉलो किया जाएगा? आरजू ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं करना आपके साथ ब्रेकफास्ट, चाहिए अकेले कीजिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र प्याली पर पड़ गई, जिसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। अभी अभी जो कुछ हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। आरजू उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब तुम ठीक हो? प्याली ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आरजू उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आई। उसने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया और सर्वेंट को उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा। उसके बाद उसने जन्नत की तरफ देखा और बोली, तुम अहान की बातों को सीरियस मत लो। भूख लगी है ना तुम्हें? अपने हाथों से खिलाती हूँ। इतना कहकर वो जन्नत को भी डाइनिंग टेबल पर लेकर आई, लेकिन जन्नत के दिमाग में तो बस अहान की बातें गूंज रही थी। उससे चेयर पर बैठा ही नहीं जा रहा था। वहीं इस वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। आरजू ने नजरें उठाकर देखा तो सामने दरवाजे पर अक्षर खड़ा था। प्याली को जैसे ही अक्षर के परफ्यूम की खुशबू आई, उसने भी दरवाजे की तरफ देखा। सामने अक्षर को देखकर उसके हाथ से चम्मच छूट गया। अति और आरजू भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। जसन के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल थे और तक्षक के तो काफी सही थे, जैसे उसे पता हो कि अक्षर शेखावत मेंशन आएगा। अक्षर अंदर की तरफ आया और प्याली की तरफ देखने लगा। आरजू जल्दी से उसके पास आई और बोली, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो अक्षर। सब ब्रेकफास्ट करने वाले थे और तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। आरजू की आवाज कांप रही थी। अक्षर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने नहीं आया हूँ स्नोफ्लेक, मैं यहाँ पर प्याली को लेने आया हूँ। आरजू हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? आई मीन प्याली को प्लीज यहीं पर रहने दो। तुम भी प्याली के साथ यहीं पर रुक जाओ ना। अक्षर एकदम सपाट शब्दों में बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ प्याली को लेने आया हूँ, यहाँ पर रहने नहीं। इतना बोलकर उसने वापस प्याली की तरफ देखा और बोला, चलो मेरे साथ। प्याली और भी ज्यादा डर गई। वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही अक्षर उसके पास आया और उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसे वहां से लेकर जाने लगा, लेकिन आरजू जल्दी से उन दोनों के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्यों क्यों कर रहे हो अक्षर ऐसा? अभी कुछ देर पहले ही जो कुछ हुआ
उसके बाद तुम्हें भी पता है मीडिया में कैसी कैसी बातें हो रही होंगी। मैं नहीं चाहती प्याली इस वक्त फार्म हाउस में रहे। तुम प्लीज उसे यहाँ पर रहने दो ना। और तुम भी तो यहाँ पर रुक सकते हो ना। आई प्रॉमिस कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अक्सर थोड़े सर्द लहजे में बोला। मुझे एक ही बात बार बार क्यों कहनी पड़ रही है स्नोफ्लेक? मैंने कह दिया कि प्याली यहाँ पर नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी। और आपको प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तो आपको प्याली के बारे में कुछ नहीं पता था ना। तो बस एक बार फिर से प्याली को भूल जाइए और खुश रहिए। इतना कहकर वो एक बार फिर से प्याली को वहां से लेकर जाने लगा। आरजू तुरंत बोली, मैं प्याली को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलते हुए उसने प्याली की कलाई को कसकर पकड़ लिया था। अक्षर गुस्से से बोला, मुझे कोई रोक सके इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तक्षक की गुस्से भरी आवाज वहां पर गूंजी, मेरी स्नोफ्लेक से ढंग से बात करो। मेरी स्नोफ्लेक के साथ बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अक्षर भी उसी के लहजे में बोला, स्नोफ्लेक सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। जैसे चाहूं मैं उनसे बात कर सकता हूं। मुझे उनसे बात करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। उन दोनों के बीच बढ़ती हुई बहस देखकर आरजू अक्षर के बिल्कुल करीब हुई और बोली, प्लीज मिस्टर ड्रीम से ऐसी बात मत करो ना। तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्षर गुस्से से बोला, और वो मुझसे जैसे मर्जी बात करें। आरजू तुरंत बोली, नहीं वो तुमसे भी कुछ नहीं कहेंगे। आई प्रॉमिस कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ पर रह सकते हो। जसन अपनी जगह से खड़ा हुआ और अक्षर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे। वो अक्षर की तरफ देखते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले जो हुआ मुझे नहीं लगता उसके बाद तुम्हें भी फार्म हाउस में रहना चाहिए। तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये भी तुम्हारा ही घर है। अक्षर व्यंग्य से हंसा और बोला, इस घर को मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ और छोड़ी हुई चीजों पर अक्षर शेखावत दोबारा कोई हक नहीं जताता। जशन थोड़े नर्म लहजे में बोला, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अक्सर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, और आपको मेरे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्याली डर से कांपते हुए बोली, जब सब लोग आपको यहीं पर रहने के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज यहीं पर रह जाइए ना। अक्सर ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखा और बोला, जुबान बंद रखो अपनी। जितना तुमने बोलना था बोल लिया। अब इससे ज्यादा बकवास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने एक झटके में प्याली को खींचा तो प्याली सीधा उसके ऊपर जाकर गिरने को हुई। लेकिन अक्षर ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद पर गिरने से रोक दिया था। आरजू मायूसी से बोली, मत करो ना अक्सर ऐसे प्लीज। मुझ पर ट्रस्ट करो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही प्याली को। अक्सर ने गहरी सांस ली और आरजू के करीब होकर उसके दोनों कंधे पर अपने हाथ रखा। अक्सर सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी को करता था तो वो आरजू से ही करता था। इस वक्त आरजू की आंखों में आंसू देखकर उसका गुस्सा, उसकी हार्डनेस एक तरफ हो चुकी थी। वो आरजू को देखते हुए बोला, आप जानते हैं ना स्नोफ्लेक, मुझे आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं। आरजू रोते हुए बोली, तो क्यों रुला रहे हो? मत रुलाओ ना। उन दोनों को यूं देखकर प्याली की आंखों में भी नमी तैरने लगी। जन्नत भी मायूस हो चुकी थी। आरजू को रोते हुए देख वो खुद रोने लगी थी। अक्सर ने आरजू के माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, सबसे दूर जा सकता हूं मैं, आपसे दूर नहीं जा सकता। भले ही इस घर में नहीं रहता, लेकिन आप मेरी स्नोफ्लेक हैं। मेरे दिल में रहती हैं आप। अभी इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं नहीं चाहता किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए प्याली को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा।
इतना कहकर उसने आरजू को अपने सीने से लगा लिया। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अक्षर को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। अहान से भी ज्यादा प्यार आरजू को अक्षर से था। शायद इसलिए क्योंकि वो उससे दूर रहता था। अक्षर ने उसे खुद से अलग किया और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आप जब चाहे तब मुझसे मिलने के लिए आ सकती हैं। बेशक से फार्म हाउस आ जाइए या फिर ड्रीम इंडस्ट्रीज। आपका अक्षर आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आरजू कुछ कह ही नहीं पाई। अक्षर ने एक बार फिर से प्याली का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी उसे अचानक से एक जोर से आवाज सुनाई दी। उसके कदम खुद रुक गए। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वहां पर खड़े हर एक शख्स की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। तक्षक जोर से चिल्लाया, स्नोफ्लेक, और आरजू की तरफ भागा। आरजू नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। अक्षर ने भी तुरंत प्याली का हाथ छोड़ा और तक्षक के उसके पास पहुंचने से पहले वह आरजू के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा रूम की तरफ लेकर भागा। उसने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और उसके हाथ पैर सहलाने लगा। हर कोई उसके पीछे पीछे रूम में आया। तक्षक भी दूसरी तरफ से आरजू के पास आया और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर सहलाने लगा। वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, क्या क्या हुआ स्नोफ्लेक? अपनी आंखें खोलो ना। तुम ऐसे कैसे? ये क्या हुआ तुम्हें? जसन ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर आए तो उन्होंने सबको बाहर जाने के लिए कहा। अक्षर तुरंत बोला, मैं स्नोफ्लेक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तक्षक गुस्से से कांपते हुए उसके पास आया और उसके गिरेबान को पकड़कर खींचते हुए बोला, अब तुम क्यों यहाँ पर रुकना चाहते हो? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी टेंशन ले लेकर स्नोफ्लेक का ये हाल हुआ है। अगर स्नोफ्लेक को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अक्षर ने एक झटके में उसके हाथ को खुद से दूर किया और बोला, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर शेखावत। हाथ मेरे भी हैं, लेकिन मेरी स्नोफ्लेक को मैं हर्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर परेशान होते हुए बोले, प्लीज आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग बाहर जाइए, तभी मैं पेशेंट को चेक कर पाऊंगा। ऐसे तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अक्षर गुस्से से कांपते हुए रूम से बाहर चला गया। जसन ने अति की तरफ देखा तो अति भी रूम से बाहर आई। साथ साथ प्याली और जन्नत भी। प्याली और जन्नत दोनों ही एक दूसरे को सवालिया एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी, लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रही थी। उन दोनों को ही आरजू की बहुत फिक्र हो रही थी। डॉक्टर अंदर आरजू का चेकअप कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकले और तक्षक और अक्षर दोनों डॉक्टर के सामने आकर खड़े हो गए। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोले, आपकी वाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है मिस्टर शेखावत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। प्लीज़ आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। उनका मेंटल हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तक्षक ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अंदर चला गया। अंदर आरजू बेड पर लेटी हुई थी। अभी तक उसे होश नहीं आया था। अक्षर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेरी मॉम को होश कब आएगा? डॉक्टर फीका सा मुस्कुराए और बोले, शायद 1 घंटे में या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अक्षर भी रूम के अंदर आया और बेड पर लेटी हुई आरजू की तरफ देखने लगा। तक्षक आरजू के बगल में बैठा था, इसलिए अक्षर थोड़ा दूर ही रहा। कुछ पल आरजू को यूं ही देखते रहने के बाद अक्षर रूम से बाहर निकला और उसने अपने रूम की तरफ चला गया जहां पर वो कुछ साल पहले रहता था। प्याली भी उसके पीछे पीछे आई। अक्सर गुस्से से कांपते हुए अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था।
जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़ी प्याली को देखा, वो तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अंदर लेकर आया। उसने उसे दीवार से लगाया और उसके ऊपर झुककर गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुमने जो होटल में किया है ना, उसके बाद मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं। अगर मेरी स्नोफ्लेक को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्याली की आंखों में नमी तैर रही थी। वो मायूसी से बोली, आपकी मॉम की फिक्र मुझे भी हो रही है और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। होटल में जो कुछ भी हुआ, वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पाई और वो सब बोल दिया मैंने। अगर मैं वो सब नहीं बोलती तो लोग आप पर इल्जाम। अक्सर ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और जोर से कस कर दबाते हुए बोला, अगर लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे तो लगाते रहने देती। मुझे उन इल्जामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्याली की आंखों में नमी तैरने लगी। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो चुकी थी। अक्सर ने एक झटके में उसे छोड़ा। प्याली गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, आपको बेशक से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्यार करने वालों को फर्क पड़ता है मिस्टर शेखावत। आपको पता है आपकी मॉम सुबह से ही कितनी ज्यादा टेंशन में है। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अगर आपको अपनी मॉम की फिक्र है तो आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते। वो चाहती हैं आप उनके पास रहें, तो आप उनके पास क्यों नहीं रहते। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर एक बार फिर से उसके ऊपर झुका और दांत पीस कर बोला, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे मेरी मॉम के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्नोफ्लेक से जितना प्यार मैं करता हूं ना, उतना तो मैं किसी से नहीं कर सकता। मुझे तुमसे ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी औकात में रहो। प्याली उसकी तरफ देखती ही रह गई। अक्सर ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और बालकनी की तरफ चला गया। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट की बॉक्स निकाली और बालकनी में खड़ा हुआ स्मोक करने लगा। प्याली अभी भी बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अरनाथ ने डिस्चार्ज के सारे पेपर और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी और अब मीठी को डिस्चार्ज मिलने वाला था। हालांकि अभी उसे डॉक्टर कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते थे, लेकिन अरनाथ ने उन्हें बोल दिया था कि वो मीठी का ख्याल खुद रख लेगा। उसकी मेडिसिन्स और उसकी जो भी इंजेक्शंस लगे हैं, वो सब कुछ वो खुद हैंडल कर लेगा। मीठी अभी भी बड़ी ही सूनी नज़रों से बार बार अरनाथ को देख रही थी। उसे सच में अरनाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अरनाथ कौन है, उससे उसका क्या रिश्ता है। लेकिन बार बार अरनाथ जब उसे अपनी बीवी बोल रहा था और डॉक्टर भी उसे अरनाथ की बीवी कहकर बुला रहे थे, तो उसे भी अब यही लगने लगा था कि उसकी अरनाथ से शादी हुई होगी। अरनाथ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वार्ड में आया। उसने मीठी के पास आकर उसके हाथ को थामा और बोला, चलो अब हमें घर वापस चलना है। मीठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप पक्का मेरे पति है ना। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या। मीठी परेशान होते हुए बोली, नहीं, शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। क्या आप बताएंगे कि हमारी शादी कब हुई थी। क्या मैं आपसे प्यार करती थी और आपके अलावा कोई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। क्या मेरी कोई फैमिली नहीं है और आपकी फैमिली भी क्यों नहीं आई। उसके सवालों से अरनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे मीठी के एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था। वो मीठी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, क्या तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी है। उसकी बातें सुनकर मीठी हल्का सा कसमसा उठी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। अरनाथ ने बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली है और हम दोनों की फैमिली बस हम दोनों हैं।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीठी। हम दोनों पति पत्नी हैं और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम्हें घर चलकर मैं प्रूफ दिखा दूंगा। उसकी बात सुनकर मीठी ने कुछ नहीं कहा। अरनाथ ने उसे अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ लेकर आ गया। वहीं हॉस्पिटल के बाहर मंशाबाई के आदमी, जो कब से बस एक मौके की तलाश में थे कि हॉस्पिटल के अंदर जाकर मीठी को गायब कर सकें, उन्हें मौका तो नहीं मिला, बल्कि अब अरनाथ उसे वहां से लेकर जा रहा था। ये देखकर उन दोनों के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उनमें से एक अपने साथी से बोला, हमें लगता है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए। साला रास्ते में इस लौंडे को उड़ा देंगे और बिजली को अपने साथ ले चलेंगे। वो दूसरा साथी तुरंत बोला, अब यही करना पड़ेगा। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। अरनाथ ने आराम से मीठी को सीट पर बिठाया और उसकी सीट को कंफर्ट के हिसाब से पीछे कर दिया। मीठी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। अरनाथ जब जब उसके करीब आता था तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती थीं। अरनाथ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनकी गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़ी गाड़ी भी जल्दी से उनके पीछे पीछे चलने लगी। अरनाथ और मीठी दोनों गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी तेजी से फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। अरनाथ ने मीठी की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत होकर सामने की तरफ देख रही थी। अरनाथ ने कभी मीठी को इतना शांत नहीं देखा था। उसके चेहरे का रंग भी पीला हो चुका था। दवाइयाँ की वजह से उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था और कमजोरी तो हद से ज्यादा थी। मीठी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अरनाथ उसे हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसे फार्म हाउस लेकर जा रहा था। वहां पर उसने मीठी के ट्रीटमेंट की सारी तैयारी करवा ली थी। एक नर्स भी रख ली गई थी और बाकी सब अरेंजमेंट भी हो चुके थे। उसे यूं मायूस सा देखकर अरनाथ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मीठी एकदम से कांप गई। वो हैरानी से अरनाथ की तरफ देखने लगी। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम इतना डर क्यों जाती हो स्वीट? मीठी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुकाए रखी थी। अरनाथ ने उसके हाथ को अपने होठों के पास ले जाकर उसके हाथ को हल्के से चूमा और बोला, मैं जानता हूँ स्वीट, तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। अरनाथ की बातें सुनकर मीठी धीमे से बोली, मैं जानती हूँ अरनाथ, आप मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से हो रही है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। क्या मुझे कभी कुछ याद नहीं आएगा? मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ये जिंदगी बहुत अलग सी है। कुछ है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है जो अलग सा है। अरनाथ उसकी बातें सुनकर एकदम सुन्न रह गया। भले ही मीठी की याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कितनी बेचैन थी। उसने अचानक से गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते देख मीठी एकदम डर सहम सी गई। अरनाथ ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और थोड़ा उसके करीब हुआ। मीठी और भी ज्यादा डर गई। वो हल्का हल्का कांप रही थी। अरनाथ ने उसने हाथों में थाम लिया और बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए ये सब कुछ तुम्हें नया नया लग रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे दिन बीतने लगेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, नई यादें बनाएंगे, तो तुम्हें तुम्हारी याददाश्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें कुछ भी अलग नहीं लगेगा, कोई बेचैनी नहीं होगी। अभी वो बोल ही रहा था कि किसी ने जोर से विंडो पर नॉक किया। अरनाथ ने चेहरा घुमाकर विंडो की तरफ देखा तो एक बच्चा खड़ा था, जो बुरी तरह से रोए जा रहा था। वो बच्चा तकरीबन 8-9 साल का लग रहा था। अरनाथ ने विंडो नीचे की और उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, आप इतना रो क्यों रहे हो? वो लड़का रोते हुए बोला, वो मेरी माँ उधर बेहोश पड़ी है, उसे पता नहीं क्या हो गया,
प्लीज मेरी मदद कर दो ना। उस बच्चे की बात सुनकर अरनाथ की आंखें बड़ी हो गईं। उसने एक नज़र मीठी की तरफ देखा। मीठी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, आप जाइए, इस बच्चे की मदद कर दीजिए, मैं यहीं गाड़ी में बैठी हूँ। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुककर अपने होंठ रखते हुए बोला, तुम्हें कुछ याद आए या ना आए स्वीट, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि अरनाथ ठाकुर बहुत प्यार करता है तुमसे, और तुम भी अरनाथ ठाकुर से प्यार करती हो। ये अरनाथ ठाकुर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मीठी हल्का सा मुस्कुराई। अरनाथ गाड़ी से बाहर निकला और उस बच्चे से कुछ बात करने लगा। तभी अचानक से किसी ने जोर से उसके सिर पर एक रोड मारा और अरनाथ की दर्द से चीख निकल गई। अरनाथ की उस चीख को सुनते ही मीठी भी जोर से चिल्लाई। वो कांपते हुए बाहर की तरफ देख रही थी, जहां पर दो गुंडे टाइप आदमी खड़े थे। अरनाथ ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और पलटकर उन आदमियों की तरफ देखा, और आदमियों को देखते ही वो पहचान चुका था कि वो आदमी कोई और नहीं, मंशाबाई के आदमी हैं। उसने मीठी की तरफ देखा, जो डर से कांपते हुए उसे देख रही थी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगी। अरनाथ जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, बाहर मत निकलना स्वीट, अंदर बैठी रहो। उसकी बात सुनकर मीठी का विंडो पर रखा हुआ हाथ कांपने लगा। एक आदमी दांत पीस कर बोला, अब वो बाहर नहीं निकलेगी और वो सीधा हमारे साथ जाएगी और तू जाएगा नरक में। इतना कहकर उसने एक बार फिर से वो रोड अरनाथ पर मारनी चाही, लेकिन अरनाथ ने तुरंत अपने हाथों से उस रोड को पकड़ा और एक ही झटके में उस आदमी से खींच लिया। वो आदमी थोड़ा सा पीछे की तरफ पलटा और बोला, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर उतनी ही तेजी से वो आदमी अरनाथ की तरफ बढ़ा, लेकिन वो आदमी अरनाथ को हाथ भी लगा था। उससे पहले ही अरनाथ ने वो रोड उसके सिर पर मारा। दर्द से उस आदमी की चीख निकल गई। दूसरा आदमी अरनाथ की तरफ देखता ही रह गया। वो तेजी से अरनाथ की तरफ बढ़ा, लेकिन अरनाथ ने इस बार वो रोड घुमाया और जोर से उस आदमी के कंधे पर मारा। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। अरनाथ ने उस पहले वाले आदमी के संभलने से पहले ही एक बार फिर से वो रोड उसके सिर पर मारी, तो इस बार उस आदमी का सिर बुरी तरह से फट गया। अरनाथ को खुद अपने सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मीठी अपनी जगह पर बैठे कांप रही थी। दूसरे आदमी ने अरनाथ को अपने ऊपर हावी बढ़ते देख तुरंत अपनी जेब में से चाकू निकाला और अरनाथ की तरफ बेहद नफरत से देखने लगा। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। अरनाथ जो अभी उस आदमी की तरफ देख रहा था, जिसे अभी अभी उसने रोड मारा था, उसका ध्यान उस दूसरे आदमी की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। तभी वो दूसरा आदमी तुरंत अरनाथ की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू अरनाथ के पेट में घुसाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। लेकिन अरनाथ की जगह वो चाकू सीधा मीठी के पेट पर लगा। मीठी दर्द से चिल्ला भी नहीं पाई। उसकी चीख भी उसके गले के अंदर रह गई थी। वहीं अरनाथ एकदम सुन्न हो गया। मीठी उसके बिल्कुल आगे आकर खड़ी हो गई थी। एक पल के लिए वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल अरनाथ जोर से चिल्लाया, मीठी। उसने तुरंत मीठी को अपनी बाहों में संभाला। मीठी की आंखों में दर्द उतर आया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और होंठ कांपने लगे थे। अरनाथ उसे देखते हुए बोला, मैंने 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 कहा था ना तुमसे स्वीट की बाहर नहीं निकलना, तो तुम बाहर क्यों आई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मीठी गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी और ऊपर से ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह आदमी एक बार फिर से चाकू से अरनाथ पर वार करने लगा। मीठी जोर से चिल्लाई। अरनाथ ने तुरंत अपने एक हाथ से उस आदमी का हाथ पकड़ा और गुस्से से कांपते हुए उस आदमी को देखने लगा।
अर्नात के एक हाथ में मीठी झूल रही थी तो दूसरे हाथ से उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। मीठी खुद ब खुद उसकी बाहों से निकलने लगी। वो खुद को हल्का हल्का सीखने की कोशिश कर रही थी। उसे यूं कोशिश करते देख अर्नात का दिल बहुत ज्यादा कांपने लगा। अर्नात ने जिस हाथ से उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था उसे जोर से खींचा तो वो आदमी तुरंत सामने की तरफ आकर गिरा। अर्नात उस आदमी के गिरने से पहले ही मीठी पर झुक गया तो वह आदमी सीधा जमीन पर जाकर गिरा। अर्नात ने अब पहले मीठी को संभाला और फिर उसे गाड़ी के सहारे से बिठाकर खुद जल्दी से खड़ा हुआ और उस आदमी की तरफ गया। उसने उस आदमी के हाथ से वो चाकू लिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी स्वीट को मारा, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने जोर से उस आदमी के पेट पर वो चाकू मारा। उस आदमी की आंतड़ियां अंदर तक चीरने की आवाज आई और दर्द से वह आदमी बुरी तरह से कांपने लगा। अर्नात ने जोर से उस चाकू को उसके पेट से बाहर निकाला और एक बार फिर से उस आदमी के पेट पर वो चाकू जोर से चुभा दिया। तभी 3-4 गाड़ियां एक साथ वहां पर आकर रुकी। वो गाड़ियां अर्नात के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थीं जो हॉस्पिटल से उनके पीछे पीछे ही निकली थीं। अर्नात ने ही उन्हें थोड़ा पीछे रहने के लिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीठी उन गाड़ियों को देखे और उसके दिमाग पर कोई प्रेशर पड़े। बॉडीगार्ड की टीम जल्दी से अर्नात की तरफ बढ़ी। अर्नात ने उस आदमी को जमीन पर धक्का दिया और मीठी की तरफ देखने लगा जिसकी आंखें बंद हो रही थी। अर्नात की टीम का एक आदमी जल्दी से अर्नात की तरफ आया और बोला, सर हमें मैडम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। आप गाड़ी में बैठिए, मैं गाड़ी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अर्नात ने मीठी को अपनी गोद में उठाया और बैक सीट पर लिटाया। वो खुद भी मीठी के साथ बैठा। वो आदमी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमाने लगा लेकिन अर्नात उसे रोकते हुए बोला, गाड़ी फार्म हाउस की तरफ लेकर चलो, हॉस्पिटल नहीं जाना। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को तुरंत कॉल किया। वो मीठी को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी लाइफ के साथ और रिस्क नहीं ले सकता था। वो समझ चुका था कि मंशा बाई के आदमी अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हॉस्पिटल में भी मीठी तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और अब अर्नात को मीठी के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन अहान शेखावत इंडस्ट्रीज में अपने कैबिन में बैठा था जब उसे पता चला कि आज ना ही तक्षक ऑफिस आया है और ना ही जश्न। वो इस बात पर हैरान था क्योंकि दोनों ही ऑफिस मिस नहीं करते थे। उसने पता लगाने के लिए जब घर पर कॉल किया तो सामने से जो उसे आरजू के बारे में पता चला उसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकलकर नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। शेखावत मेंशन जन्नत और प्याली दोनों हॉल में थी। आरजू अभी भी अपने कमरे में थी और उसे अभी तक होश नहीं आया था। तक्षक उसके साथ उसके कमरे में ही था और जश्न स्टडी रूम में था और अति सबके लंच की तैयारी करवा रही थी। प्याली और जन्नत दोनों एक दूसरे को देख रही थी लेकिन दोनों में से किसी के भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी प्याली बोली, क्या तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है? जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। प्याली सवालिया एक्सप्रेशन से बोली, क्या तुम्हारा पति भी मिस्टर शेखावत की तरह एकदम खड़ूस है क्या? जन्नत कुछ सोचते हुए बोली, अक्सर भैया तो बहुत अच्छे हैं। हाँ वो थोड़े गुस्से वाले हैं लेकिन कभी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं। लेकिन अहान तो बहुत खड़ूस है। अभी परसों ही शादी हुई है हमारी लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की। जब देखो बस गुस्सा करते रहते हैं। एक नंबर के डेविल इंसान है। पता नहीं अगर प्यार से बात कर लेंगे तो उनका कौन सा बिल आ जाएगा। हर वक्त गुस्सा बस नाक पर रहता है। मुझे तो डर लगता है
कि कहीं उनकी नाक परमानेंट लाल ना हो जाए। जन्नत प्याली के एक छोटे से सवाल पर बोले ही जा रही थी और वहीं दरवाजे पर खड़ा अहान उसकी बात सुनकर गुस्से से कांप रहा था। जन्नत ना जाने प्याली को क्या क्या बोले जा रही थी और वहीं अहान जो दरवाजे पर खड़ा था जन्नत की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी नाक बिल्कुल वैसे ही लाल थी जैसे जन्नत प्याली को बता रही थी। प्याली की नजरें जब दरवाजे की तरफ गईं तो अपने सामने एक शख्स को गुस्से में कांपते हुए देखकर उसे लगभग से अंदाजा हो चुका था कि जो सामने शख्स खड़ा है वो कोई और नहीं वही है जिसके गुणगान उसके सामने खड़ी जन्नत कर रही है। वो जन्नत की तरफ इशारा करने लगी। जन्नत ने उसके इशारे को देखा लेकिन उस इशारे को समझने की बजाय उसने उस इशारे को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आप इस घर में क्यों आई, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आपको स्नोफ्लेक लेकर आई। मुझे भी स्नोफ्लेक ही लेकर आई हैं। आपको पता है वो बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके दोनों बेटे बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं। अक्सर भाई तो थोड़े ठीक हैं, मतलब सिंपल गुस्सा करते हैं लेकिन मुझ पर नहीं करते। लेकिन अहान अहान तो ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी हैं, किसी भी वक्त फूट पड़ेंगे और उनका लावा सिर्फ मेरे ऊपर ही बिखर कर गिर जाएगा। एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। कितनी खूबसूरत हूँ मैं, लेकिन मुझे तो एक नज़र देखते ही नहीं है। पता नहीं कब वो मुझे प्यार से देखेंगे। तभी अहान की आवाज़ वहां पर गूंजी, कभी भी नहीं। अहान की आवाज़ सुनकर जन्नत की सांस हलक में अटकने लगी। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अपने सामने अहान को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पूरी तरह से कांपने लगी। अहान अंदर आया और जन्नत के सामने आकर बोला, पहले मुझे तुम सिर्फ घटिया बदतमीज बेशर्म लगती थी लेकिन अब तो बेवकूफ़ भी लगती हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, और ये तुम किसी गलत फहमी में हो कि तुम खूबसूरत हो। कभी अपने आप को आईने में देखना और मेरी नज़र से देखना, सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर जन्नत का चेहरा मायूस हो गया। अहान उसके थोड़ा और ज़्यादा करीब हुआ और बोला, तुम प्यार से देखने की बात करती हो ना, तो मेरी आंखों में तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखेगी। बिकॉज आई हेट यू जन्नत ठाकुर। जन्नत आंखों में नमी लिए बोली, मैं जन्नत ठाकुर नहीं, जन्नत अहान सिंह शेखावत हूँ। अहान दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ नाम के लिए बीवी मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगा, और तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें तो दूर, तुम्हारे साथ बात करना भी मुझे घुटन देता है। इतना कहकर वो तुरंत आरजू के कमरे की तरफ चला गया। तक्षक अभी भी आरजू के पास ही बैठा था। आरजू की आंखें खुल चुकी थीं और तक्षक के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो गुस्से से आरजू की तरफ देख रहा था। वहीं आरजू ने अपनी नज़र झुकाई हुई थी और जैसे उसने कोई गलती की हो। तक्षक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। आरजू ने जल्दी से अपना चेहरा नॉर्मल किया और तक्षक ने भी। अहान अंदर आया और आरजू की तरफ देखते हुए उसके कदम अपने आप ही रुक गए। वो बस आरजू की तरफ देखता रहा। धीमे धीमे कदम उसने एक बार फिर से आरजू की तरफ बढ़ाए और बड़ी ही मायूसी से बोला, ये सब क्या है स्नोफ्लेक? आपकी तबीयत को क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी, जो बता रही थी कि उसे आरजू की कितनी फिक्र है। आरजू ने मुंह बनाया और अपना चेहरा घुमा लिया। अहान एकदम से हैरान रह गया। वो आरजू के थोड़ा करीब आया और तक्षक बेड से उठा। अहान उसकी जगह पर बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ है आपको स्नोफ्लेक? आप मुझसे नाराज हैं क्या? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे बताइए ना, पर प्लीज़ अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आरजू मायूसी से बोली,
हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। आज सुबह बस तुमसे एक चीज कही थी, वो भी तुमसे की नहीं गई। उसकी बात सुनकर अहान और भी ज्यादा हैरान हुआ। वहीं तक्षक के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदलने लगे। वो आरजू की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो गई हो तुम स्नोफ्लेक। एक पल के लिए तो तुमने मुझे भी डरा दिया था। आरजू की नज़र जब तक्षक पर गई तो उसका गला सूखने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं तक्षक उसका राज ना खोल दे। वो बीमार नहीं थी, ना ही उसे कोई स्ट्रेस था, और ना ही वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी। वो सिर्फ इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि अक्सर प्याली को जबरदस्ती लेकर जा रहा था, और आरजू ना ही प्याली को शेखावत मैंसन से जाने देना चाहती थी और ना ही अक्षर को। अहान परेशान होते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है स्नोफ्लेक, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज सुबह जो हुआ मुझे नहीं पता वो सब कैसे ठीक होगा, लेकिन मुझसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आप जानते हैं मैं जबरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं रह सकता। अगर मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो हर्ट हो रहा है ना स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर आरजू कुछ कह ही नहीं पाई। अहान थोड़ा और उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। तक्षक का दिल जल उठा। हालांकि अहान और अक्षर उसके खुद के बच्चे थे, लेकिन आरजू के पास तो चलती हुई हवा भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अहान ने आरजू के माथे को चूमा और बोला, सॉरी स्नोफ्लेक, मेरी वजह से आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है। आई प्रॉमिस अब मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, पर प्लीज आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। आरजू कुछ कह ही नहीं पाई। उसे खुद को गिल्टी फील हो रहा था कि उसके दोनों बच्चों के साथ किस्मत कैसा खेल खेल रही है, और उसे भी उन दोनों को इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ रहा है। लेकिन उसके पास भी फिलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था। अहान आरजू के रूम से बाहर निकला और बाहर हॉल की तरफ आया। उसकी नज़रें खुद ब खुद जन्नत को ढूंढ रही थी, लेकिन जन्नत किचन में गई थी। अहान शेखावत मैंसन से बाहर की तरफ जाने लगा। जन्नत की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो जन्नत अपने हाथों में ट्रे लिए खड़ी थी और उसकी तरफ ही आ रही थी। जन्नत अहान के सामने आई और उसकी तरफ अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे करते हुए बोली, मैंने आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। अहान गुस्से से बोला, जब तुम मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ही लेकर आई हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मुझे कड़वा खाना और पीना दोनों पसंद है, तो फिर ये मीठा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? ड्रामा बंद करो, रियलिटी में आ जाओ और अपनी असली औकात दिखाओ जो तुम हो। जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सही कहा था कि आपकी नाक हमेशा गुस्से से लाल रहती है। अब मैंने सिर्फ आपको ब्लैक कॉफ़ी ही तो पीने के लिए कहा है ना, लेकिन उसमें भी आपको कड़वी कड़वी बातें करनी है। माना आप हमारी शादी को नहीं मानते, आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। मुझे भी हर्ट होता है अहान। अहान व्यंग्य से हंसा और बोला, अच्छा रियली, तुम्हें हर्ट होता है? दिखाना कहाँ पर हर्ट होता है। बोलते हुए उसने जन्नत के सीने की तरफ देखा। जन्नत की आंखें बड़ी हो गईं। अहान जन्नत के बिल्कुल करीब आया और उसके सीने पर अपनी उंगली रखकर बोला, यहाँ पर दर्द होता है? उसकी उंगली वहां थी जहां पर जन्नत का दिल था। जन्नत बुरी तरह से कांपने लगी। अहान की एक उंगली ने ही उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ने लगी थी। तभी अहान व्यंग्य से बोला, दर्द उन्हें होता है जन्नत ठाकुर जिनके सीने में दिल हो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो तुम किसी और के दिल के साथ खेलती नहीं। जन्नत मायूसी भरी आवाज में बोली, मैंने कोई खेल नहीं खेला अहान, जो हुआ वो किस्मत का खेल था। माना मैंने गलत किया, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं कुछ और सोच समझ ही नहीं पाई। प्लीज वो सब बातें भूल जाइए। अहान गुस्से से चिल्लाया।
और रियली तुम्हें लगता है कि वो सब बातें मैं भूल जाऊंगा? तुम्हारी वजह से मेरी स्नोफ्लेक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से इस घर में लड़ाई हो रही है। तुम्हारी वजह से मेरा इस घर में रहने का मन नहीं करता। और तुम बोल रही हो कि मैं वो सब बातें भूल जाऊं? यू नो व्हाट, मैं किसी से यूं ही नफरत नहीं करता, लेकिन जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना, मुझे नहीं लगता उतनी नफरत मैं किसी और से कभी कर पाऊंगा। भूल जाऊं? डिस्कस्टिंग। ये कहते हुए उसने जन्नत के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को जोर से हाथ मारा, तो जन्नत तुरंत उस ट्रे को संभालने के लिए आगे की तरफ हुई। वो नहीं चाहती थी कि वो ट्रे नीचे गिरे या फिर कोई जोर से आवाज हो। अहान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, क्योंकि वो उसके ड्रामे से परेशान था। उसका हाथ तो अहान के हाथ में नहीं आया, लेकिन अहान का हाथ उसके कंधे पर जरूर आ गया। जैसे ही उसने उसके कंधे को जोर से पकड़ा, अगले ही पल जन्नत के कपड़े फटने की आवाज आई। अहान के हाथ से उसके कंधे से उसके कपड़े फट चुके थे। अहान और जन्नत दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। वहां पर इस वक्त सर्वेंट भी खड़े थे। अहान ने जन्नत के कंधे की तरफ देखा, जहां से उसका गोरा कंधा साफ दिखाई दे रहा था। जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल अहान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जन्नत का दिल धक सा रह गया। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ मीठी को लेकर फार्म हाउस में आया। मीठी की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। अरनाथ ने जल्दी से मीठी को अपनी गोद में उठाया और तेजी से फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। डॉक्टर की टीम पहले से ही अवेलेबल थी और एक रूम को पूरी तरह से आईसीयू रूम में बदल दिया गया था। अरनाथ ने जल्दी से मीठी को बेड पर लिटाया तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। डॉक्टर मीठी की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी मिस्टर अरनाथ, लेकिन अब तो शायद इनको बचाना लगभग से इम्पॉसिबल है। इनकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी और अब ये सब, इतना ब्लड लॉस, हमें नहीं लगता कि हम उन्हें बचा पाएंगे। अरनाथ गुस्से से चिल्लाया, खबरदार अगर ऐसा कहा। मुझे मेरी मीठी किसी भी हालत में सही चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आप चुपचाप उसका ट्रीटमेंट कीजिए और जब तक मीठी होश में नहीं आ जाती, तब तक यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। उसकी बात और उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर भी डर से कांपने लगे। अरनाथ की बातें सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने जल्दी से मीठी का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उसके पेट में बहुत गहरा जख्म था और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। उन्होंने अरनाथ को पीछे हटने के लिए कहा तो अरनाथ थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन कमरे से बाहर नहीं गया। वह बस एकटक मीठी की तरफ देखता रहा। पिछले कुछ दिनों से उसकी बस यही हालत थी। मीठी को तकलीफ पर तकलीफ मिले जा रही थी और उसे तकलीफ में देखकर उसकी हर एक तकलीफ अरनाथ को महसूस हो रही थी। अरनाथ की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, क्यों कर रहे हैं भगवान आप ऐसा? मैंने आज तक कभी आप पर यकीन नहीं किया, लेकिन मॉम कहती हैं कि आप होते हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके और डैड के बीच बहुत दूरियां आई, लेकिन आप उन्हें मिलाने वाले थे और आपने उन्हें मिलाया। मेरा और मीठी का रिश्ता भी शायद कुछ ऐसा ही है। हम दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। पर फिर ये तकलीफ क्यों? मुझे नहीं पता आप इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन अगर मेरी मीठी को कुछ हुआ ना, तो आई स्वेयर मेरे लिए तो आपका इस दुनिया से नामो निशान ही मिट जाएगा। शेखावत मेंशन। अहान ने जब जन्नत के कंधे की तरफ देखा जहां से उसके कपड़े फट चुके थे, तो उसने जल्दी से जन्नत को अपनी बाहों में समेट लिया था। वहां पर बहुत सारे सर्वेंट खड़े थे। वो नहीं चाहता था कि कोई भी जन्नत को ऐसे देखे। उसे नहीं पता उसने क्यों जन्नत को अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन बस वो अपनी बाहों में जन्नत को समेट चुका था और वो अब उससे अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर अलग होता तो एक बार फिर से सबकी नज़र जन्नत पर होती। जन्नत की आंखों में नमी तैर रही थी। उसने अपना चेहरा
हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर अहान को देखा। अहान की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे। अहान गुस्से से उसे देखते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुमसे मुझसे दूर रहा करो। जन्नत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तो खुद आपने आपने मुझे खुद के करीब किया है। अहान भड़क कर बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि जाना तुमसे दूर चाहता हूँ, लेकिन हर बार तुम्हारे जाल में फंस जाता हूँ। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना, ताकि मुझे अपने करीब कर पाओ, मुझे हासिल कर पाओ। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस्मों का करीब आना मेरे लिए मोहब्बत नहीं है अहान, मुझे आपके दिल के करीब आना है। अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो छोड़ दीजिए ना मुझे। जिससे मोहब्बत नहीं उसकी इज्जत की परवाह भी क्यों कर रहे हैं आप? अहान ने उसे और भी ज्यादा घूर कर बोला, चुप, बकवास बंद करो अपनी। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। उसकी बात सुनकर जन्नत ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से अलग कर दिया। अहान उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका कंधा पूरी तरह से फटा हुआ था। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में नमी लेकर बोली, जब मैं सबके बीच में आ गई तो आप किस किस को बचाएंगे मिस्टर शेखावत? इस दुनिया में ना जाने हर रोज किस किस की आबरू पर बुरी नजरें आती होंगी। जब मैं उन सब में से एक ही हूं तो रहने दीजिए ये एहसान। इतना कहकर वो हल्का सा घूमी। अगले ही पल अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इस दुनिया में बेशक से हजारों लोग होंगे जिन पर किसी की भी नजर चली जाती होगी, लेकिन अहान शेखावत की बीवी पर किसी की नजर गई तो अहान शेखावत उसकी आंखें निकालने की हिम्मत रखता है। और अगर उसकी बीवी ने भी ऐसी कोई गुस्ताखी की तो। बोलते बोलते अहान चुप हो गया था। वहीं जन्नत बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी तरफ से अपने लिए बीवी शब्द सुनना जैसे उसके बदन के ना जाने कितने ही तार एक साथ छेड़ गया हो। अहान ने उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में कस कर समेटा और धीरे धीरे अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगा। जन्नत को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अहान उसे यूं अपने साथ अपने सीने में समेटे हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रहा था। वो जन्नत को छोड़कर एक बार फिर से किसी की नज़र उस पर आने नहीं दे सकता था, इसलिए उसे सीधा रूम की तरफ ही लेकर जा रहा था। जन्नत अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी, लेकिन अचानक उसका कदम लड़खड़ाया। अहान ने उसे हल्का सा ऊपर हवा में लिफ्ट किया तो जन्नत के पैर खुद ब खुद अहान के पैरों पर आ गए। जन्नत का दिल जोरों से धड़क उठा और अहान को भी अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। अहान उसे यूं ही अपने साथ लगाए हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में लेकर आया और रूम में आकर उसे छोड़ा। जन्नत के होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी। अहान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अपनी ये फालतू की हरकतें बंद कर दो जन्नत। तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं मैं कि हम दोनों के बीच शादी जैसा कोई रिश्ता नहीं, और प्यार मोहब्बत तो तुम भूल ही जाओ। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं अमानत से प्यार करता हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जन्नत बोली, आप पति हैं मेरे, आपके मुंह से किसी और के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अहान की आंखें बड़ी हो गई। वो जन्नत के बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से जुबान चलाने की? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर अपना हक मांगना जुबान चलाना लगता है तो हाँ, मैं चला रही हूँ जुबान, लेकिन कहा ना आपसे आप पति हैं मेरे, तो नहीं करूंगी आपके मुंह से किसी और के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त। अहान गुस्से से बोला, अच्छा, तुम मुझे रोकोगी? रोक कर दिखाओ। एक बार फिर से कहता हूं मैं अमानत से प्यार करता हूं। अभी वो बोल ही रहा था कि जन्नत अपने पैरों पर उठी और उसने अहान के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अहान कुछ सोचता समझता उससे पहले ही जन्नत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। अहान की आंखें बड़ी हो गईं। आज तक कभी उसने किसी भी लड़की को इस तरह से अपने करीब नहीं आने दिया था।
और ना ही कभी किसी लड़की के लिए इस तरह की चीज़ फील की। एक अमानत थी जिसके साथ उसकी हर एक डिज़ायर भी थी, पर वो भी सिर्फ इमेजिनेशन तक। रियलिटी में तो कभी उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। जन्नत ने उसके होठों पर अपने होठ तो रख दिए थे, लेकिन अब वो बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसी कोई चीज़ फील नहीं की थी। उसका भी ये फर्स्ट टाइम था, पर वो अहान के होठों को छोड़ नहीं पाई। पर वो जिस तरह से अहान को किस कर रही थी, अहान खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से उसके लोअर लिप को किस कर रही थी। उसकी हाइट अहान की हाइट से बहुत छोटी थी, लेकिन एक बार फिर से जन्नत के पैर अहान के पैरों पर थे। अहान के हाथ खुद ब खुद जन्नत की कमर पर आ गए, और जैसे जैसे जन्नत उसे किस करती रही, वैसे वैसे अहान के हाथ उसकी कमर पर कसने लगे। लेकिन अचानक ही एक झटके से अहान ने जन्नत को छोड़ा और गुस्से से उसे घूरने लगा। जन्नत भी उससे नजरें चुराने लगी। ना जाने वो कैसे ये हरकत कर गई, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये सब किया क्यों। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक हुआ। अहान ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने अति खड़ी थी। अति अंदर आई और अहान और जन्नत की तरफ देखने लगी। जन्नत के होठों की लिपस्टिक अहान के होठों पर लगी हुई थी। अति अहान की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अहान, जो पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, और ज्यादा चिढ़ने लगा। पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर अति हंस क्यों रही है। उसने जन्नत की तरफ देखा, जो उसे इशारे कर रही थी। वो बार बार अपने होठों को हल्का हल्का अपने दांतों में दबा रही थी। उसके ऐसे इशारे देखकर अहान गुस्से से और भी ज्यादा पागल होने लगा। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, मेरा मन कर रहा है मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं। अगर मैं इस घर में और रहा ना तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। अति अपनी हंसी रोक कर तुरंत बोली, मैं तुम्हें यही बोलने आई थी कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना। आई नो अहान, सुबह जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम नाराज थे, लेकिन आरजू की हालत इस वक्त सच में बहुत खराब है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी हालत अब और ज़्यादा खराब हो। और मुझे भी नहीं लगता कि तुम अपनी स्नोफ्लेक को हर्ट करना चाहते हो। अहान ने गुस्से से जन्नत की तरफ देखा। जन्नत ने एक बार फिर से अपनी नज़रें झुका ली। एक तो अहान के होठों पर लगी उसकी रेड लिपस्टिक उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ उसे डर लग रहा था कि कहीं अहान यूं ही कमरे से बाहर ना चला जाए। अहान गुस्से से बोला, अगर मुझे मेरी स्नोफ्लेक की फिक्र नहीं होती ना बेबी डॉल, तो मैं कब का यहाँ से जा चुका होता। अगर मैं यहाँ पर हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्नोफ्लेक की वजह से। वरना अब तक सिर्फ मैं नहीं, और बहुत सारे लोग इस घर से जा चुके होते। अति तुरंत बोली, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रही हूँ अहान, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। इस बार अति, अहान और जन्नत तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक सर्वेंट खड़ी थी, जो अति को बुलाने के लिए आई थी। जसन ने अति को बुलाया था। अति अहान और जन्नत की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर हंसी तैर रही थी। उसे एक बार फिर से हंसते हुए देखकर अहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तुमने जो किया था ना, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं, पर सिर्फ मेरी स्नोफ्लेक की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इतना कहकर वो भी गुस्से से वहां से जाने लगा, लेकिन जन्नत ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अहान ने पलटकर गुस्से से जन्नत की तरफ देखा। जन्नत उसके सामने आई। अगले ही पल दर्द से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अहान ने जिस हाथ से जन्नत ने उसका हाथ पकड़ा था, वही हाथ बुरी तरह से मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया था। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक बार फिर से मुझे हाथ लगाने की। जन्नत ने दर्द से सिसकी भरी और बोली, जानबूझकर नहीं रोका है, आपको रोकना जरूरी है, क्योंकि आप
आपके होठों पर लिपस्टिक लगी है। उसकी बात सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने होठों पर अपना अंगूठा लगाया तो लिपस्टिक का लाल निशान उसके अंगूठे पर भी लगा। जन्नत के हाथ पर से उसका हाथ खुद ब खुद ढीला हो गया। जैसे ही जन्नत का हाथ आजाद हुआ, उसने अपना हाथ अहान के चेहरे पर रखा और अंगूठे से उस लिपस्टिक के निशान को साफ करने लगी। अहान के हाथ अपने आप रुक गए। वो एक टक जन्नत की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था। अहान ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे धकेलते हुए पीछे दीवार पर लगाया। जन्नत की पीठ जैसे ही दीवार पर लगी, उसने एक बार फिर से दर्द से सिसकी भरी। उसके होंठ फड़फड़ा उठे। उसके होठों की तरफ देखते हुए अभी कुछ देर पहले अहान और जन्नत के बीच जो हुआ था, वो अहान की आंखों के सामने घूमने लगा और उसे अपने होठों पर जन्नत का अंगूठा नहीं, उसके होठ महसूस होने लगे। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर ऐसे बाहर जाएंगे तो लोग हंसेंगे आप पर। अहान गुस्से से कांपते हुए बोला, लोगों की छोड़ो, मुझे तुम पर हंसी आ रही है। कितनी ओछी हरकत की है आज तुमने। जन्नत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपने ही पति को प्यार करना गलत नहीं होता। अहान व्यंग्य से बोला, लेकिन वो पति तुमसे नफरत करता है। जन्नत उसकी आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में बोली, मोहब्बत का इंतजार रहेगा। अहान गुस्से से बोला, गलत फहमी है तुम्हारी। हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ नफरत रहेगी। इतना कहकर अहान तुरंत वहां से चला गया। जन्नत उसे जाते हुए देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा कोई कसर नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तो इस कमबख्त दिल का है, जो आप पर आया सब कुछ खो दिया। आपको पाते पाते सब कुछ खोकर भी आपको नहीं पाया तो फिर क्या पाया।